हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उस हवाले से। और जब 2019 में यानी आज से 4 साल पहले जब इसको हटाया गया, स्पेशल स्टेटस को हटाया गया और यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसको इंडिया का, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने सुनने को मिली। और कहा यह जा रहा है कि शायद इंटरनेशनली भी बड़ा एक इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बड़ा प्रेशर आएगा, लेकिन शायद उस तरह का नहीं आया। और हाँ, पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की जो भी कर सकते थे, ओआईसी के फोरम पे, यूनाइटेड नेशन के फोरम्स पे, बाकी मुख्तलिफ जगहों पे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उसको कहा कि भाई ये ठीक है, उन्होंने इसको यूनियन टेरिटरी करार दिया है, तो ये ठीक है, ये कुछ इसमें गलत नहीं है, बल्कि यहाँ पे अब इलेक्शन करवाने चाहिए। मोदी जी की हुकूमत का कितना बड़ा हाथ है इन चीज़ों में, स्पेशली ये वाला जो इशू था। और पॉलिटिकल फ़ायदा और नुकसान किसको इसका हुआ है, पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रही हैं लॉयर हैं, एनालिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, नाज़िया इलाही खान साहिबा। नाज़िया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाज़िया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। स्टार्ट हम इससे करेंगे कि 2019 में जब ये हटाया गया, स्पेशल स्टेटस को हटाया गया, 1 साल तक हालात ऐसे रहे कश्मीर में कि मुख्तलिफ जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, जिसमें जिसमें और काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, वो या तो घरों में उनको बंद कर दिया गया या इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही। क्या वजह हो गई इन 4 सालों में कि गवर्नमेंट को अब लगता है कि कल ये फैसला आया तो कोई ख़ास हमें ये नहीं मिला कि जी बड़ी हाई अलर्ट सिक्योरिटी हो गई कश्मीर में या कुछ इस तरह का हुआ। क्या वजूहात है? मतलब जो कैलकुलेशन थी मोदी जी की गवर्नमेंट की, वो बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने की हुई। देखिए, कानून की विरोधिता जो लोग करते हैं उनके दिल में डर या भय होता है। जो कानून के अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ किसी भी स्टेप को लेते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं होती है। जी। बहुत मुद्दे उठे थे। बात हिंदू और मुसलमान की बिल्कुल भी नहीं है फखर भाई, बात है यहाँ जी। पर कानून के साथ खिलवाड़ की, जो बिल्कुल नेहरू ठीक। से लेकर के मोनवरत की सरकार तक ने किया था। जी। ठीक है। और ये मोदी जी ने 1993 में ही खुली चेतावनी दे डाली थी और एक धरना मंच पर बैठ करके उन्होंने बैनर भी लगा दिया था, पीछे होर्डिंग भी लगा दी थी कि 370 जी। हटाए। तो 1993 में ही जब वो ये बात कह चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उनके ऊपर यह कर्तव्य था राष्ट्र के प्रति काम करने का। अब जी। बात आती है कि पिछले 76 साल में 10 प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत के बने। जी। सबके सामने 370 आर्टिकल 370 की फाइल आई, सबने इग्नोर किया। और जब-जब राम मंदिर के मुद्दे पर बात की गई, ट्रिपल तलाक मुद्दे पर बात की गई, आर्टिकल 370 के मुद्दे पर बात की गई, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात की गई, तो उन बिलों को, उन जितने भी इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और अहमियत का हामिल रखने वाले बिल्स थे, उनको रद्दी में डाल दिया गया था कांग्रेस के ज़माने में। उन जी। उन उन बिलों सारे बिल्स को उठाया ही नहीं जा रहा था, उस पर तबसरा ही नहीं की जा रही थी और एक ही बात, एक ही चूरन सबको बांटा जा रहा था कि अगर ये बिल पास हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का वोट जो है वो सरकार को नहीं मिलेगी। भाई, मुसलमान अगर भारत की उन्नति और तरक्की से अगर उनको इख्तलाफ है, तो मैं भी उनको चेतावनी देती हूँ कि छोड़ दे भारत, चले जाए भारत। और देखिए, अखंड भारत का निर्माण और अखंड भारत का एक मैप, जो नए संसद का निर्माण हुआ था और उसका जब इनॉग्रेशन हुआ था, तभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने मैप लगा दिया था। हर एकदम साफ सुथरा मैप लगा दिया था। अब बात आती है कि मुस्लिम विरोधिता, मुसलमानों का की विरोधिता का नारा लगाने वाले कि मुसलमान वोट खफा हो जाएंगे, मुसलमान वोट हमें वोट नहीं देंगे, तो इसकी चिंता कांग्रेस को थी, इसकी चिंता हमें बिल्कुल भी नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी नहीं है। बात बहुत उठ रही है कि भाई अब उन्होंने 370 हटा दिया, एकदम से पूरा वैनिश ही हो गया है और धरती जब तक है, आकाश जब तक है, सूर्य जब तक है, चांद जब तक है, तब तक ये 370 पर अब कोई बात चर्चा होनी ही नहीं है, बिल्कुल वैनिश्ड हो चुका है। तो इससे आने वाले
इलेक्शन में कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में अब की बार 400 पार होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोभ में और लालच में कोई निर्णय नहीं लेती है, हमेशा भारत के हित में और राष्ट्र के प्रेम में लेती है। एक सपना था भारतवासियों का कि आर्टिकल 370 हटेगा। आर्टिकल 370 कश्मीरियों ने मांगा नहीं था। आर्टिकल 370 कश्मीर की आवाम ने नहीं कहा था कि लगा दो, बिल्कुल नहीं कहा था। ये नेहरू जी की मिस्टेक थी, जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा था कि ये मुझसे गलती हुई है और आने वाले वक्त में अगर कोई राष्ट्रपति को ऐसा लगे तो वो इसको क्लियर किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है। और कई धाराओं पर चर्चा भी हुई। 16 दिन की चर्चा और 4.5 साल के आर्ग्यूमेंट के बाद कल के दिन इतना ऐतिहासिक जजमेंट आया। मुझे याद है फकर भाई कि जब हम छोटे थे और एक वक्त था जब कोई भी 370 पर बात करता था तो ऐसे चुप कराया जाता था भारत के अंदर, ऐसे चुप कराया जाता था मानो जैसे कोई जिन जिन्नात चला आएगा या कोई ऐसा डकैत आ जाएगा जो हम सबको लूट लेगा। 370 पर बात नहीं हो सकती थी। फिर 2024 में मोदी जी की सरकार आई, 370 आर्टिकल भी बैनिश हो गया, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हो गया, 3 तलाक भी बैन हो गया और 5 अगस्त 2019 में पहली बार इसकी नींव रखने वाले श्री अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री, ने ऐलानिया कहा कि भाई कश्मीर हमारी जान है, हम जान दे सकते हैं लेकिन हम कश्मीर नहीं छोड़ सकते हैं। हम कश्मीर कैसे छोड़ सकते हैं? हमारे पूरे शरीर का अगर एक हाथ काट दिया जाएगा तो हमें तकलीफ होगी ना, हमें तो जिंदगी भर उस हाथ का पछतावा रहेगा। तो जो चीज हमारी थी हमने उसी के बारे में बात किया। हाँ, मैंने कल से देखा है कि आपके पाकिस्तान के तमाम चैनल पर इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई है मानो जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। कई बार पाकिस्तान से जो लोग डिबेट पर बैठते हैं वो भी कहते हैं कि आप कश्मीर के बारे में बात मत कीजिए। अरे बेवकूफ, मैं नहीं बात करूं तो कौन बात करेगा? तो हम ही तो बात करेंगे। और कहीं ना कहीं इसी विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने पीओके पर भी 24 सीटों का धावा बोल दिया है, उन्होंने रिजर्व कर दिया है। अब मैं थोड़े से गड़े मुर्दे उखाड़ूंगी फकर भाई, जिसको उखाड़ना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं एक कोट बोलना चाहूंगी। दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, मोदी जी की हिम्मत से दर्द कई पुराने भी गए। तो कल हम लोगों के दिल में ये चीज आ रही थी। जस्टिस नीलकंठ की हत्या राजीव गांधी के जमाने में हुई थी। 1946 महाराजा हरि सिंह के विरोधिता में जब शेख अब्दुल्ला उतरे थे तो उनको वो अरेस्ट कर लिए गए थे। हालांकि शेख अब्दुल्ला उस वक्त कांग्रेस का पार्ट नहीं थे, जबकि महाराजा हरि सिंह कांग्रेस का पार्ट थे, लेकिन शेख अब्दुल्ला को बचाने के लिए नेहरू जी चले गए थे। 1983 13 अक्टूबर को जब इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था तो इसी भारत की धरती पर, इसी भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और महान देवी, महान महिला इंदिरा गांधी की सरकार थी और वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी, वो रोक नहीं पाई थी। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि बार बार बात उठ रही है कि यूएन इस बीच में आया, तो ये गलती तो नेहरू जी की थी। 1948 और 30 जून की बात है कि माउंटबेटन तो था ही उस वक्त, जिसको जिन्ना और नेहरू ने रोका था 1 साल के लिए। आपको शायद याद होगा कि अभी बहुत सारे फैसले और मसले बाकी हैं, इसलिए आप 1 साल रुक जाओ। 1949 में भारत की सेना जो थी वो भी अंग्रेजों के हाथ में थी और 1950 तक जो पाकिस्तान की सेना थी वो भी अंग्रेजों के हाथ में थी। तो आपस में बैठ करके बातचीत कर लेते। यूएन तो नेहरू जी गए ना, वो क्यों गए? उनको तो जाना नहीं चाहिए था। और जब वो यूएन गए भी हैं तो यूएन ने क्या लिखा? नेहरू जी के रिटन सबमिशन पर क्या लिखा कि जितने कबीले हैं पाकिस्तान के वो हटने चाहिए। कबीला वर्ड आज भी गूगल में सर्च किया जाएगा तो वो आता है कि कबीला वर्ड यूज किया गया था कि जितने कबीले पाकिस्तान के हैं वो हटाइए और भारत की सेना में जितने भी लोग हैं अगर 100 है तो उसको 10 कीजिए। तो नेहरू जी की ये ब्लंडर मिस्टेक्स की वजह से कितने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और जेनोसाइड हुआ, कितनी मासूम बच्चियों का बलात्कार हुआ यासीन मलिक की वजह से और लश्कर ए तैयबा की वजह से। लोग रात में सोते नहीं थे, डरते ज्यादा थे। लोग सुबह जागते नहीं थे, कांपते ज्यादा थे कश्मीर में। 4 साल में कश्मीर ने जो उन्नति की है, 4 साल में जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हुआ है, सारे डेटास मेरे हाथ में है, सारे के सारे डेटास मेरे हाथ में है, पूरे कंप्लीट डेटास।
टनल कितने बने हैं, कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, कितने फ्लाईओवर बने हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बना है, इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुल जम्मू कश्मीर में बना है। तो ये उन्नति हुई ना भाई, हुई ना। जब ये पैसे महबूबा मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार को जाया करते थे सरकार की ही तरफ से, तब ये बंदरबाट हो जाया करता था और लंदन और अमेरिका में फार्म हाउस और बंगला बना करता था। महबूबा मुफ्ती अपने सर पर स्कार्फ रख करके आधी चड्डियों में नचाती हैं अपनी बेटियों को बॉलीवुड में, और शेख अब्दुल्ला जो इतने बड़े मुसलमान के ठेकेदार हैं, उन्होंने अब्दुल्ला परिवार की बेटी जो है वो सचिन पायलट से शादी कर लेती है। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं स्कार्फ और टोपी से? आप मुसलमानों को क्या दिखाना चाह रहे हैं? मुसलमान को पत्थरबाज आपने बनाया, मुसलमानों के हाथ में यासिन मलिक को, बेनजीर भुट्टो के दलाल को एक्सेप्ट करके आपने पूरे लश्कर तैयबा को एंटर करवा करके आपने जम्मू एंड कश्मीर में आपने खून की नदियां बहाई, आपने आतंकवाद का जगह बना दिया, युवाओं के हाथ में जो जहां पर किताबें होनी चाहिए थी वहां पर बंदूक, पत्थर और छुरा चापड़ हुआ करता था। बेटियां जो सुरक्षित होनी चाहिए थी उन बेटियों का बलात्कार हुआ करता था और लिखा जाता था दीवारों पर कोयले से, कश्मीरी डॉग्स भाग जाओ। पीओके से बेनजीर भुट्टो ऐलान करती थी और यासिन मलिक यहाँ पर खून बहाता था। तो ये सारे सिनेरियो को देखते देखते भारत के वासियों के आंख से तो खून के आंसू गिर रहे थे ना, हमें तो तकलीफ हो रही थी ना, हमारे बाप दादा को तो तकलीफ हो रही थी ना। तो ये पूरे भारत के वासियों का मान सम्मान कल जो है ना, मोदी जी ने हमारी छाती चौड़ी की है, हमारे बरसों बरस बाप दादा के सपने को पूरा किया है, हमारे बरसों बरस की जो उम्मीद थी कल जाकर वो पूरी हुई है। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि कल तो मैं लिटरली कोर्ट के बाहर रोई हूँ, मेरी आंख से आंसू गिर गया है, क्योंकि मैं उन बेटियों से मिली थी। आप सोचो कि क्या बिहार में मुसलमान नहीं है? इट्स नॉट अबाउट, मैं फिर से कहना चाहती हूँ फकर भाई, इट्स नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। क्या बिहार में मुसलमान नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमान नहीं है? क्या गुजरात में मुसलमान नहीं है? क्या उड़ीसा में मुसलमान नहीं है? क्या दिल्ली में मुसलमान नहीं है? लेकिन जो हालात जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के किए गए, वो हालात तो जहां पर 14% मुस्लिम मेजोरिटी है, जहां पर 28% मुस्लिम मेजोरिटी है, मुसलमानों के साथ तो नहीं किए गए। मुसलमानों ने इतनी नफरत आखिर क्यों कर दी? बचपन से सुनते आते थे कि सुन्नी और शिया के बीच में लड़ाई है, फिर अचानक से ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई कौन छेड़ डाला? किसने धर्म के चश्मे पहना डाले? किसने जात पात के चश्मे पहना डाले? तो उस पर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1947 में आजादी के वक्त पाकिस्तान भी उलझा हुआ था और भारत भी उलझा हुआ था। अब ऐसे सिलसिले में किसी के पास घर नहीं था, किसी के पास छत नहीं था, किसी के पास खाने का नहीं था, किसी के पास पहनने को नहीं था, और कड़ाके की दिसंबर का 11 से 25 दिसंबर का वक्त था। और वैसे सिचुएशन पर जब सिख और सनातनियों और हिंदुओं ने जब दिल्ली की मस्जिद में आसरा लिया था सर्दी से बचने के लिए, तो गांधी जी ने क्या किया था? हिंदू मुस्लिम एकता मंच में वो धरना पे बैठ गए और हिंदुओं और सिखों को कहा कि चलो निकल पड़ो मस्जिद से, नहीं तो फिर हम यहीं पर बैठे बैठे भूखे मर जाएंगे। और लाखों लाख लाशें उठी, लाखों लाख सर्दी से मरने वाले हिंदुओं और सिखों की लाशें उठी। रहने देते कुछ महीना, सर्दी खत्म हो जाती, वो उठ जाते। लेकिन जिस तरह से इंदिरा गांधी ने सनातनियों का स्लॉटर करवाया, जिस तरह से राजीव गांधी ने हिंदू मुसलमान का चश्मा पहनाया, जिस तरह से चाचा नेहरू ने सारे भारतवासियों को मामू बनाया, अब जाकर के सुकून मिला है। और वो तमाम पंथियां खुली जो आने वाले फ्यूचर में युवाओं को जानना बहुत जरूरी था, भारत के युवाओं को जानना बहुत जरूरी था। और कल देखिए कितनी खूबसूरत बात जस्टिस 5 जजेस की बेंच ने कहा है कि किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन करके 370 नहीं हटाया गया है। सारे आर्टिकल्स के संविधान के सारे आर्टिकल्स के मर्यादा के अंदर और सम्मान देते हुए 370 हटाया गया है। और कपिल सिब्बल खामोश हो गए, कुछ नहीं कह पाए, उनके जुबान में कोई जवाब नहीं था। अच्छा, नाज़िया, आपने बहुत सारी बातें 1947 से लेके और अभी तक 2023 तक की। आपने नेहरू जी को भी और बाकी गांधी फैमिली को जो
रूल करते रहे इंडिया को, आपने कहा कि उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो फिर पाकिस्तान का क्यों नाम लिया जाता है कि पाकिस्तान ने फिर ये कश्मीर में ये किया था, वो किया था, आपने अब्दुल्ला फैमिली का नाम लिया, आपने महबूबा मुफ्ती का नाम लिया। तो फिर पाकिस्तान के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगता है? कबीला किसका था? ये तो यूएन का रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का था। 1989 और 1990 में जब जब कश्मीरी पंडितों को अल्टीमेटम दिया गया था कि निकल जाओ नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, जी। हजारों करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके वो क्यों निकले थे? पीओके से कौन कौन गाइड कर रहा था यासीन मलिक को? बेनज़ीर भुट्टो गाइड कर रही थी। ये तो सारे प्रूफ हैं, सारे के सारे प्रूफ हैं। देखिए बहुत हमारे लिए दुर्भाग्यजनक बात है कि तब यासीन मलिक जब मौन व्रत की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक़्त जब मिलने आया करता था, जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे, कश्मीरी पंडितों के, खून से रंगे हुए थे, जिसके मुँह से बेनज़ीर भुट्टो की दलाली की बू आती थी, जिसका जिस्म चीख-चीख कर कहता था कि ना जाने कितनी कश्मीरी पंडितों की बेटियों को परोसा है यासीन मलिक ने लश्कर-ए-तैयबा को, टेररिस्ट के मुख को। और वो जब आता था दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से मिलने के लिए तो रेड कार्पेट बिछता था। आज भी यासीन मलिक दिल्ली में है, लेकिन जेल के सुरंग में है। आज भी वो बाहर निकलता है, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज उसके कमर में रस्सी होती है और हाथ में रस्सी होती है और कॉलर पुलिस के हाथ में होता है। कैमरा आज भी होता है, पर आज एक टेररिस्ट के अंदाज से उसकी फोटो क्लिक की जाती है और लिखा भी जाता है टेररिस्ट यासीन मलिक। तो यासीन मलिक को इंटरोगेशन आप कहिएगा तो मैं फिर से वो केस खुलवा देती हूँ, लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी करवा देती हूँ। एकदम बेनज़ीर भुट्टो का फिर से वो नाम ले लेगा, फिर से लेगा। सारी पंथियाँ सारे मेरे पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, उसके बाद फिर ये शेख अब्दुल्ला के खानदान से लेकर के, यासीन मलिक तक में जितनी भी कारनामे बेनज़ीर भुट्टो ने करवाए हैं, वो सारे प्रूफ के आधार मेरे पास हैं। सब के सब मेरे पास है। मैं हवा में तीर नहीं चलाती हूँ। अच्छा, ठीक है। आप मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की भी बात कर रही हैं कि उन्होंने वो करवाया था। लेकिन पाकिस्तान में ये भी एक बात होती है हिस्टोरिकली कि जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग थे, उनकी लिस्ट जो है, वो बेनज़ीर साहिबा ने एज़ ए प्राइम मिनिस्टर इंडिया को दी थी। ये भी एक रिकॉर्ड पे बात मौजूद है। तो फिर ये क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा था उस चीज़ से यकीनन। वो कह रहे थे कि चलो वहाँ पे इंसर्जेंसी चलती रहेगी तो हम सुकून से बैठे रहेंगे। देखिए ऐसा है कि 9 महीना पहले बिलावल भुट्टो ने यूएन की मीटिंग के बाहर निकल करके जब प्रेस मैं आपके सवाल का जवाब पूरे डिटेल में दे देती हूँ। हुँ, जब 9 महीने पहले की बात है जब बिलावल भुट्टो निकल रहे थे यूएन की मीटिंग से, तो उन्होंने प्रेस से मुलाकात की और कहा कि वो फेल हो चुके हैं कश्मीर के मुद्दे पर यूएन प्रेसिडेंट को कन्विंस करने पर। जी। उसके बाद फिर आप काकर को देख लीजिए या आपके पूर्व या अभी के किसी आर्मी ऑफिसर को देख लीजिए या इमरान खान को देख लीजिए या नवाज शरीफ को देख लीजिए या शहबाज शरीफ को देख लीजिए। मात्र 5 महीना पहले जब नवाज शरीफ के टेन्योर प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर खत्म होने से पहले यासीन मलिक की बेटी को बुला करके उसने आजादी का नारा लगवाया था। मात्र 12 साल की बेटी को बुला करके। 5 महीने पहले की बात होगी। अगर मैं अभी फाइल निकालूँगी तो मुझे मिल हुँ, जाएगा। उसकी 11 या 12 साल की बेटी को बुला करके उन्होंने आज़ादी के नारे लगवाए थे। पता नहीं किससे आज़ादी चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है पाकिस्तानियों को। और बहुत ही नेगेटिव स्पीच उस 12 साल की बच्ची से दिलवाया था मोदी जी के अगेंस्ट में, भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में। उसके बाद फिर 3 दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा है, उनके दामाद ने 22 दिन पहले कहा था कि गज़वाए हिंद होना चाहिए था और शहबाज शरीफ ने 3 दिन पहले कहा है कि हमें भारत से अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। वो अब नवाज़ अब शरीफ ने बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया था और जिसकी आप दामाद की बात कर रहे हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब, मरियम के हस्बैंड जी, हैं वो, कैप्टन तो सफदर। जी, जी। ये जितने शरीफ हैं वो थोड़ा-सा भाई है इधर-उधर हो। दोनों, शहबाज तो शरीफ एंड मियां नवाज अब आप शरीफ भाई। सोचें कि जो लोग हर रोज़ अपने स्टेटमेंट को चेंज करते हैं,
जो लोग हर रोज गजवाए हिंद करने की बात करते हैं, वो लाल टोपी वाला जब बैठता है तब बोलता है गजवाए हिंद तो होना चाहिए। हुँ, अब मौका आ चुका है कि गजवाए हिंद होना चाहिए। आपके इस्लामिक प्रेचर, अब मौका आ चुका है गजवाए हिंद होना। यूक्रेन रशिया का जंग होगा, गजवाए हिंद होना चाहिए। इसराइल और हमास का जंग होगा, गजवाए हिंद होना चाहिए। आपस हुँ, में दो मुर्गा लड़ेगा, गजवाए हिंद होना चाहिए। आपस में दो गधा लड़ेगा, गजवाए हिंद होना चाहिए। हुँ, तो मैं एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन बहुत ज्यादा भारत के प्रति मोहब्बत रखने वालों में से हूँ, और जी, ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन मैं सोशल प्लेटफॉर्म को मैं फेस करती हूँ, तो मैं मेरे बोलने से हजारों लोग सुनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मीठी बोली हो या कड़वी बोली हो, दोनों को नजरअंदाज करना चाहिए, दोनों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हुँ, और मैं आपको एक चीज और बताती चलूं कि कांग्रेस के का नारा आज भी पाकिस्तान के कई नेता मेरे साथ बैठ करके उन्होंने लगाया है। मेरे साथ आपके जी। पाकिस्तानी चैनल पर ही उन्होंने कहा है कि अरे जीतेंगे, राहुल गांधी जी जीतेंगे, फिर से माहौल अच्छा हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि क्या नेहरू पाकिस्तान गया? नहीं। क्या इंदिरा गांधी पाकिस्तान गई? नहीं। क्या राजीव गांधी पाकिस्तान गया? नहीं। क्या मनमोहन सिंह पाकिस्तान गया? नहीं। क्या राहुल गांधी पाकिस्तान गया? नहीं। क्या सोनिया गांधी पाकिस्तान गई? नहीं, कोई नहीं गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ही गए हुँ, थे और मोदी जी ही आए गए थे। बिल्कुल इन सही। दोनों ने ही माहौल को ठीक करने की कोशिश की थी, बिल्कुल कोशिश की थी। इनको ऐसा लगा था कि हम पहला स्टेप लेंगे तो शायद आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन नारियल बेचने वाला बच्चा भी कहता है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान जाएंगे तो काफिरों का गला काट देंगे। उसके बाद लाल टोपी वाला बैठता है तो बोलता है गजवाए हिंद होना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर का दामाद कहता है गजवाए हिंद होना चाहिए। तो ये जो मतलब कंफ्यूजन जो फैलाया है, ये पाकिस्तान अपने पास रखे तो ज्यादा अच्छा है। हमारा हुँ, रडार, हमारा फोकस, हमारा जो विजन है, वो डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट की तरफ है। हम पूरी दुनिया को दिख रहा है। मैं क्या दिखाऊंगी आपको, पूरी दुनिया हुँ। को दिख रहा है और पूरी दुनिया को अग्री भी करना पड़ेगा। राइट। अच्छा नाज़िया एक चीज़ आपने कहा कि ये लोग कहते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ नहीं बिल्कुल ये अभी रिसेंटली उनका स्टेटमेंट था कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ हमें ताल्लुकात बनाने हैं, चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं। मेरे ख़्याल में इसमें कोई गलत बात नहीं है। मोदी साहब जब आए थे तो उस वक़्त मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। और जिस वक़्त वाजपेयी साहब आए थे, तो उस वक़्त भी मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये बात तो ख़ैर तय है कि वो भी ये चीज़ चाहते हैं। बाकी जहाँ तक बात रही नारियल बेचने वाले की या लाल टोपी या ग्रीन टोपी वाले की या किसी और की, तो ऐसे लोग मतलब आपके यहाँ भी चूरन बेचने के लिए उनकी दुकानें होंगी और हमारे यहाँ भी चूरन बेचने के लिए उनकी दुकानें ज़रूर हैं। लेकिन लोग कितना उस पे कान धरते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कितना लोग उनको फ़ॉलो करते हैं और कितना उनकी आवाज़ पे उठ के वो करते हैं। अगर ऐसा होता तो मेरे ख़्याल में लाल टोपी वाला शायद रोज़ भाषण देता। फिर ऐसा तो है, एक बड़ी ऐसा है। फ़ौज होनी चाहिए थी मतलब पाकिस्तान की मतलब मैं फ़ौज के कहने का मतलब मेरा नहीं, ये है कि नहीं, जो अवाम की फ़ौज होती है, वो ऐसा है निकल तो के और कहीं न आपको, कहीं पहुँच मैं जाती है। डेफिनेटली इस पर अपनी अपनी एक टिप्पणी तो रखना चाहूंगी। जी, जी। बेशक हमारे भारत में भी चूरन बेचने वाले बहुत आए हैं। बेशक हमारे भारत में भी भारत की विरोधिता करने वाले मुसलमान खड़े हैं, और उनके समर्थन में भारत की विरोधिता करने वाले हुँ, मुसलमानों के समर्थन में कई नेता भी खड़े हैं, जो धर्म से हिंदू हैं, लेकिन चाहते हैं कि ऐसे चूरन बेचे नफरत के, तो उनकी सत्ता और या उनकी सरकार बनती रहेगी। सही कह रहे लेकिन भारत की जो एक खूबसूरती है, और भारत के जो नागरिक हैं, वो चले जाते हैं द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ऐसे चूरन बेचने वालों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। हुँ, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है, उनके ऊपर सख्त स्टेप लिए जाते हैं। मैंने भारत के 8 मौलाना के ऊपर स्टेप लिया कि आप 72 वर्जिन हुरों का मिथ नहीं फैलाएंगे। मैंने मैंने पश्चिम बंगाल के कई कई कैबिनेट मंत्री के चिट्ठे मिट्ठे खोले कि यहाँ पर स्कैम चल रहा है, वहां पर स्कैम चल रहा है, और कई लोगों ने मुझे समर्थन किया। तो हुँ, भारत की खूबसूरती ये है कि चूरन बेचने वाले पैदा जरूर होते हैं, पलते पुसाते जरूर है, लेकिन अब ऐसा सिनेरियो आ चुका है 9 साल में कि भैया आप चूरन अपने पास रखो, अगर बेचने के लिए निकलोगे तो आपकी दुकान के साथ साथ आपको भी उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा, और यही सिनेरियो हुँ। सबसे बेस्ट होता है। तो मैं कई बार जानना चाहती हूँ कि ये चूरन बेचने वाला लाल टोपी आज तक जेल क्यों नहीं गया? ये चूरन बेचने वाले जितने भी इस्लामिक प्रेचर हैं,
जो आपके यहाँ से ज़्यादा 72 वर्जिन हूरों का और 135 फुट का जो फ़लसफ़ा झाड़ते रहते हैं और हुँ, जिहाद की बातें बताते रहते हैं, इनको सिक्योरिटी दे के रखी जाती है। इनके हुँ, आगे-पीछे जीप चलता है और बड़े-बड़े गन और बंदूक लेकर के ये आतंकवाद का फ़लसफ़ा झाड़ने वाले और अश्लीलता का की कहानियाँ सुनाने वाले इस्लामिक प्रीचर को सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? अल्लाह इनको बचा नहीं सकता, अल्लाह इनको सँभाल नहीं हुँ, सकता है। तो अगर ऐसे लोगों का पर्दाफ़ाश किया जाए और पाकिस्तान की अवाम खुद उतर करके कहे कि भाई इनकी सिक्योरिटी हटाओ, ये तो हर वक़्त गंदगी फैलाते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मौलाना मदनी की सिक्योरिटी हटाओ, इमाम बुखारी की सिक्योरिटी हटाओ, मौलाना साजिद रशीदी क्यों बैठेगा चैनल पर? तो मैंने कहा और वो इम्प्लीमेंट हुआ। आज नहीं है हुँ, सिक्योरिटी। मैंने कहा कि इमाम बुखारी ने तो लव जिहाद किया है। इमाम बुखारी के बेटे ने हिंदू लड़की से शादी की है। तो वो कैसे इमाम हो सकता है? कल को वो हिंदू लड़की के पेट से पैदा हुआ वो बच्चा को इमाम बनाया जाएगा और आप यहाँ पे फलसफा झाड़ रहे हो कि मुसलमान खतरे में है। तो ऐसे आवाज उठाने वाले व्यक्ति एक नहीं अनेक है भारत में और कहीं हुँ, ना कहीं चूरन बेचने वाला अपनी दुकान और अपना मुंह दोनों लेकर के जेल की सलाखों में बैठ जाता है या घर के अंदर बैठ जाता है। तो ऐसे अवाम की ज़रूरत पाकिस्तान को भी है। हुँ। बिल्कुल सही है और मेरे ख़्याल में जहाँ तक बात है इस तरह के चूरन बेचने की तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग बेचते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन उनकी वो चलती नहीं वरना हर किसी को ज़रूरत होती है कि यार मेरे पीछे जो है ना 500 बंदा चल रहा हो, मेरे पीछे 2000 बंदा चल रहा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कोशिश वो ज़रूर करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ ग़ज़वेन की हम बहुत सारे लोगों से सुन चुके हैं, लेकिन कहानियों की हद तक उनकी कहानियाँ चलती रहती है। प्रैक्टिकली उनको भी ये पता है कि हम कहानियाँ ही सुनाते रहेंगे और वो शायद उनके जो सुनने वाले हैं, वो अब कम हो गए। अब लोगों को पता है कि यार क्या चीज़ें होनी है और क्या नहीं होनी, क्या मुमकिनात है और क्या नामुमकिन है। ये सारा कुछ हाँ मियाँ साहब की स्टेटमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है कि वाक़ई में अगर वो भी 4th टाइम आ जाए और मोदी साहब भी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाए, तो बहुत हाई होप्स हैं कि आपस में उनके जो आना-जाना है, दोस्ती है उसका फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ को होगा, बल्कि इस दोनों कंट्री से ज़्यादा इस रीजन को होगा। तो देखते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट और जहाँ तक रहा कश्मीर का मुद्दा, तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भी दोनों को क्लैरिटी लानी चाहिए। बस कहीं न कहीं सेटलमेंट कर देनी चाहिए, वही सबसे बेहतर सॉल्यूशन है। बजाए इसके कि 4 जंगें तो हमने लड़ ली, दोनों कंट्रीज़ ने और बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन फ़ायदा किसका हुआ? दोनों में से किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ख़ैर एनीवे ये एक फ़ैसला है और पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, तो मैं एक बात कह दूँ कि अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला दे देता है, तो हम कहें कि हिंदुस्तान वाले कहें कि हम नहीं मानते, तो हिंदुस्तान के ऊपर तो लागू ही नहीं होता। इंडियन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो हमारे दुल्हन की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के हो क्या रहा है तो पाकिस्तान इसलिए मुझे तो समझ नहीं कहने आ का रहा। जी, जी। कहने का मतलब ये है कि वो वाला फ़ैसला हमारे ऊपर लागू नहीं होता क्योंकि उनके प्रेमिसेस में वो फ़ैसला है। इंडिया का जो हुँ, बॉर्डर है उसके अंदर उन्होंने वो हाँ, फ़ैसला दिया है और वो जैसे इसीलिए वहीं पे है। आपके पास अगर तो कोई मुद्दा है, तो ये हो सकता है जो अब तक मुझे दिखा नहीं कि कोई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चला गया है, क्योंकि इस मॉनसून सेशन में ही अमित शाह जी ने पीओके को 24 सीटें रिज़र्व की हैं। तो आप लोग उस पर जाइए सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम खैर कोर्ट कोई आपको नहीं फ़र्क पाकिस्तान का पड़ता क्या बोलता है। अमित शाह जी जो है हम ना तो लेके 24 फ्री क्या हो गए। नहीं, नहीं 124 सीटें भी अगर वो अनाउंस कर ले तो कोई नहीं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार हम वो वाला नहीं ले सकते और ये वाला उनको नहीं दे दे सकते। लेकिन खैर एनीवे उनकी अपनी पॉलिसी कोई होगी वो करते लेट्स रहें और वेट एंड हमारे वॉच। पाकिस्तानी भी लगे हुए हैं, वो काकड़ साहब हो या बाकी बहुत सारे हमारे इस वक़्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हमारे सरफराज बुख्ती साहब, वो भी बाद औक़ात ऐसी-ऐसी छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ने दें देखा देखते मैंने असेंबली हैं। में आपकी असेंबली का मैंने लाइव देखा, बड़ा गाली-गलौज हो रहा था, एक-दूसरे पे मार-पीट भी हो जाता है। तो ख़ैर एनीवे इस तरह की चीज़ें होती हैं और चलती रहती है, लेकिन इसी के दौरान कुछ मतलब होप्स भी होती हैं, कुछ रे ऑफ लाइट भी होता है, तो वो हमें तलाश करना है। नाज़िया जी थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। वंदे मातरम, भारत माता